गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कहाँ तक बात हो गई थी सर हमारी? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड पे हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। नाउ इनडायरेक्ट मेथड के बाद नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जैसा मैंने आपको बताया, कहाँ डिफरेंस आ रहा है? ऑपरेटिंग में। डायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, स्क्रीन हैंग है आपके पास, एक सेकेंड गाइस। चलिए डायरेक्ट मेथड पे बात करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में मेनली डिफरेंस किस चीज़ का है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? सर यहां हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्टली कैलकुलेट करने का मतलब, हम यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं उन्हें डायरेक्टली कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ कैश की बात करेंगे। मतलब इनडायरेक्ट में हमने रिवर्स अप्रोच यूज किया था, प्रॉफिट से नॉन कैश को एलिमिनेट करके, नॉन ऑपरेटिंग को एलिमिनेट करके हम कैश पे आए थे। यहाँ हम रिवर्स नहीं, स्ट्रेट जाएंगे, यानी डायरेक्टली ऑपरेटिंग के जितने भी कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं उन्हें हम यहाँ डायरेक्टली कंसीडर करेंगे। क्या क्या लेना है? तो सबसे पहले लेना है कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल्स। अब कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल्स का मतलब, यहां पे हम कैश सेल्स भी ले रहे हैं एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी ले रहे हैं। ये हमारा इनफ्लो रहेगा। और आउटफ्लोज में हमारे पास क्या क्या होंगे? तो यहां पे कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और कैश सेल्स। अब पेमेंट क्या क्या होने वाले हैं हमारे पास? एक तो आ गया आपका कैश पेड टू सप्लायर,
नेगेटिव, कैश पेड टू सप्लायर नेगेटिव, तो ये हो गया आउटफ्लो। अब कैश पेड टू सप्लायर का मतलब कैश परचेज भी है इसमें और पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी है। सेकंड, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, जिसे हम यूँ बोलते हैं कैश पेड टू एम्प्लॉय और ऑपरेशनल कॉस्ट। तो कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और देन हम इसमें से लेस करेंगे टैक्स पेड, इसमें से लेस करेंगे टैक्स पेड, इसमें से एक्सपेंसेस फिर हम लेस करेंगे टैक्स पेड। अब कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का जो भी मूवमेंट हुआ कैश का, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश एक्सपेंसेस, कैश रिसीप्ट्स जो भी हैं वो भी एडजस्ट यहीं पे होंगी और यहाँ से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकल के आएगा। यहाँ से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकल के आएगा। ये बनेगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और परचेज एंड सेल से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तभी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। बैलेंस शीट के थ्रू हम ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। या तो हमें स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए और या फिर हमें पी एंड एल बना के दे दिया जाए जहां से हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हो, तभी हम ये मेथड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब इस मेथड में मेनली प्रॉब्लम ये है कि अमाउंट लाएंगे कैसे, तो बचपन वाला तरीका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में जैसे हमने किया था, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स के थ्रू कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालने के लिए रास्ता बेटर कौन सा है सर? डेटर अकाउंट बना लेते हैं, डेटर अकाउंट से हमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिल जाएगा। सप्लायर का पेमेंट निकालना है, क्रेडिटर का अकाउंट बना लेते हैं तो सप्लायर का पेमेंट आ जाएगा। इसमें साइड बाय साइड आपको बीआर अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, बिल्स पेबल का अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है इफ वो बीआर बीपी भी अवेलेबल हो। ठीक है, तो मेन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं? मेन में पहला आपको डेटर अकाउंट बनाना है, टोटल डेटर अकाउंट। और डेटर अकाउंट के मेन कंपोनेंट बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस विल बी देयर, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपके पास, क्रेडिट सेल्स और डिस्काउंट अलाउड, bad debt, और if provision is there then provision for doubtful debt, क्योंकि bad debt यदि provision बना हुआ है तो ये bad debt provision for doubtful debt से एडजस्ट होगी। ठीक है, और कलेक्शन। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी डिटेल सबको पता है। बीआर होगा तो बीआर भी आएगा, सेल्स रिटर्न भी आएगी, अलाउंसेस होंगे तो अलाउंसेस भी आएंगे, बीआर डिसऑनर भी, वो पूरा उतना डिटेल यहाँ नहीं मांगा जाएगा आपसे। मेजर पार्ट तो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर से आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिलेगा और हमें यहाँ से इस पूरे अकाउंट से एक ही अमाउंट चाहिए। कौन सा अमाउंट चाहिए? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। दिस इज योर कैश इनफ्लो। अब ये बना है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डबल एंट्री को एडजस्ट करने के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां आ गया आपके पास डेटर्स, जो बैड डेट एडजस्ट हुआ हमारा यहाँ पे,
और बाकी बैलेंसिंग फिगर P&L से चार्ज हुआ होगा। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई बैड डेट, हो सकता है हमें ये अकाउंट बनाना पड़े, तो बैड डेट यहां से हमें पता चल जाएगी। थर्ड, क्रेडिटर्स का अकाउंट। क्रेडिटर के मेन कंपोनेंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस सीडी, बाय, क्रेडिट, परचेज, और इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अज्यूम करके चला जाता है सारी परचेजेस क्रेडिट में है, यही सेल्स के साथ रहेगा। और टू डिस्काउंट, टू बैंक, और इसमें भी वो बीपी वाला पॉइंट रहेगा, बिल्स पेबल। इफ वी आर एक्सेप्टिंग बिल पेबल तो बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएंगे। और इसी अमाउंट के लिए हमने ये लेजर बनाया, पेमेंट टू क्रेडिटर कैश आउटफ्लो। तो डिटेल वाला तो ठीक है, आपको बस ये समझना है कि कैसे निकालना है। ये काम हम बिना लेजर के भी कर सकते हैं, प्लस माइनस करके भी, ठीक है, प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, तो आपका बैलेंस पेमेंट आ जाएगा ना। एक अकाउंट हमें बनाना रहेगा एक्सपेंसेस का अकाउंट। एक्सपेंसेस का अकाउंट, एक्सपेंसेस में एक सेकेंड गाइस, क्या क्या लेंगे एक्सपेंसेस के अकाउंट में? एक्सपेंसेस हमारे पास आउटस्टैंडिंग भी होते हैं, एक्सपेंसेस हमारे पास प्रीपेड भी होते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, देयर ओपनिंग बैलेंस विल बी देयर, क्लोजिंग बैलेंस विल बी देयर। आउटस्टैंडिंग इज आर लाइबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ गया। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में, तो बाय बैलेंस, बाय आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग, और प्रीपेड आ जाएगा आपका डेबिट में, तो टू प्रीपेड ओपनिंग। याद है ये अकाउंट कहां बनाया था? एनपीओ में बनाया था, वेरी गुड। ये अकाउंट हमने एनपीओ में बनाया था।
बाय आउटस्टैंडिंग ओपनिंग टू प्रीपेड ओपनिंग। ड्यूरिंग द ईयर जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए होंगे बाय P&L expenses of the year to bank expenses paid during the year to outstanding closing by prepaid closing और हमें चाहिए था अमाउंट ये वाला कैश आउटफ्लो। फाइन। तो ये 3 अकाउंट। समाओ एक चीज और मिसिंग हो सकता है, परचेजेस भी मिसिंग हो सकता है। तो क्रेडिटर में परचेजेस भी मिसिंग होगा, पेमेंट भी मिसिंग होगा, तो फिर परचेजेस हमें कैलकुलेट करके लाना होगा स्टॉक के थ्रू परचेजेस। इक्वेशन परचेजेस निकालना हो स्टॉक के थ्रू तो कैसे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट बना के वहां से आएगा। तो कंजम्पशन पता होना चाहिए हमें, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS पता होना चाहिए, तो वहां से हम निकाल के ला सकते हैं। कैसे निकालोगे परचेजेस मिसिंग होगा? तो COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इससे हम परचेजेस निकाल सकते हैं यदि परचेजेस हमारे पास मिसिंग हुआ तो। ठीक है। नाउ एक डिफरेंट पॉइंट, रीवैल्यूएशन ऑफ करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी। ये जहां भी प्रॉफिट को आप यूज कर रहे हो तो वहां करंट असेट करंट लाइबिलिटी के रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट। फिक्स असेट्स में रीवैल्यूएशन होता है, नॉन करंट असेट्स में रीवैल्यूएशन होता है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस लिया हमने उनके अकाउंट में। करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी में रीवैल्यूएशन हुआ। नॉर्मली करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी के किस फैक्टर में रीवैल्यूएशन आता है? स्टॉक में। स्टॉक को जब हम वैल्यू करते हैं तो हो सकता है हमने उन्हें अंडर वैल्यू किया हो या ओवर वैल्यू किया हो, जिसे हम लाके करेक्ट कर रहे हो, तो उसके रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आपको देना रहेगा करंट असेट पे भी, और उस रीवैल्यूएशन की वजह से आपके प्रॉफिट पे जो इफेक्ट आएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन ऑफ करंट असेट का इफेक्ट प्रॉफिट पे आता है, तो उसे डायरेक्टली हम P&L से एडजस्ट कर लेते हैं। से क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू था, तो मैं उसे करेक्ट करने जा रहा हूं। मैं क्लोजिंग स्टॉक को एक्चुअल पे वैल्यू कर रहा हूं, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक या करंट ईयर का जो भी है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ाया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ाया तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो हम बैलेंस शीट में स्टॉक को चेंज कर देंगे और साथ में प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, रीवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। यदि आप रीवैल्यूएशन में करंट असेट को
इंक्रीज कर रहे हो, रीवैल्यूएशन में करंट एसेट को इंक्रीज कर रहे हो तो प्रॉफिट को भी इंक्रीज करोगे, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। एंड वाइस वर्सा। वहीं ओपनिंग स्टॉक में चेंज कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक में चेंज कर रहे हो, इसका मतलब प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्रीज कर रहे हो। आप उसको ओपनिंग ना मान के चलो, उसको मान के चलो वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग हो गया, तो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग में चेंज कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में इफेक्ट डालना है, करंट ईयर के स्टॉक में चेंज कर रहे हो तो करंट ईयर के प्रॉफिट पे इफेक्ट डालना है, वाइस वर्सा। यानी डिक्रीज इन करंट एसेट किया है अपने रिवैल्यूएशन में तो डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ पी एंड एल कर दोगे। ठीक है, चलिए और कोई पॉइंट, देन एक पॉइंट और नोट करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कैसे काउंट किया जाता है। व्हाट आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने पहले। मेनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या कर रहे हो सर? प्रॉफिट जब हम यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड स्पेसिफिकली जब हम प्रॉफिट यूज कर रहे हैं, पी एंड एल से जा रहे हैं और पी एंड एल में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को आपने डेबिट और क्रेडिट किया है तो उसे भी एक बार के लिए वहां से हमें एलिमिनेट करना होगा। जैसे लॉस बाय फायर, अब लॉस बाय फायर को आपने क्या किया होगा? एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ पेड प्रीमियम ऑफ 15,000, इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम ऑफ 15,000। क्या हुआ इसमें? आपने क्या किया होगा सर? 20,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ, ये तो स्टॉक से माइनस हो गया। 15,000 इंश्योरेंस कंपनी से हमें पेमेंट मिल गया तो ये इनफ्लो हो गया और बैंक में चला गया। पी एंड एल में क्या किया होगा? 5,000 रुपीज डेबिट किया होगा पी एंड एल के अंदर, लॉस बाय फायर। तो पी एंड एल के डेबिट में ये 5,000 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दिस 5,000 इज ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नॉट दैट लॉस बाय फायर पूरा 20,000 डेबिट नहीं हुआ है, वहां डेबिट कितना हुआ है? 5,000 रुपए। तो वहां पहले तो प्रॉफिट में वो 5,000 रुपए में वापस ऐड करके रिवर्स कर दूंगा, लेकिन ये जो 15,000 का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है, ये क्लेम इनफ्लो तो है ना, और हम यहां पे कैश को ही एनालाइज करने बैठे हैं, तो कैश तो आया, कैश बुक में जो भी आता है वो कैश फ्लो का पार्ट होता है, तो इसे हमें इनफ्लो में लेना पड़ेगा। तो हम ये कौन से इनफ्लो में लेंगे? किसके इनफ्लो में लेंगे? कौन सी एक्टिविटी के इनफ्लो में लेंगे? रेसिडुअल सारा कुछ किस में आता है? ऑपरेटिंग में। तो हम इसे ऑपरेटिंग में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड के नाम से अलग से ऐड कर लेंगे। तो पहले तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पी एंड एल में जाके रिवर्स करोगे, एलिमिनेट करोगे, और फिर उसके इनफ्लो आउटफ्लो को एट द एंड वापस एडजस्ट करोगे। अब उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में क्या क्या हो सकता है? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हमारे पास एक तो यही हो गया लॉस बाय फायर और एक्सीडेंट। यदि हम कोई हेज पोजीशन क्रिएट करके चलते हैं, एबनॉर्मल इनकम जो कि हमारे रेगुलर बिजनेस इनकम नहीं है, जैसे लॉटरी इनकम, स्पेक्यूलेशन इनकम, स्पेक्यूलेशन इनकम थ्रू लॉटरी और व्हाटएवर जो भी है, स्पेक्यूलेशन इनकम, सेटलमेंट ऑफ लॉ सूट्स,
कोई केस चल रहा था और उस केस के सेटलमेंट में हमें लमसम कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ, तो सेटलमेंट इनकम फ्रॉम लॉ सूट्स और पेमेंट ऑफ वीआरएस वॉलेंट्री रिटायरमेंट सेटलमेंट, एम्प्लॉय को वॉलेंट्री रिटायरमेंट दिया और उससे उसके अमाउंट को सेटल किया, दिस इज ऑल्सो आवर कैश आउटफ्लो। एक और एडजस्टमेंट, एक और इशू अराइज होता है जिसे हमने फाइनेंस में भी देखा, गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट का क्या ट्रीटमेंट होगा? गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिला, किस पर्पस के लिए मिला? कैश में मिला या नॉन कैश में? वैसे तो गवर्नमेंट ग्रांट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें आप इसे पढ़ेंगे, बट कैश फ्लो में गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या? वहां पे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर बताया है। मुझे यहां बात करना है दी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? गवर्नमेंट ग्रांट पहले तो हमें यह देखना है कि हमें जो गवर्नमेंट का ग्रांट मिला वो किस पर्पस के लिए मिला। गवर्नमेंट ग्रांट किस किस में देती है? लास्ट हम डिस्कस करके आए हुए हैं, गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है नॉर्मली किसी असेट को, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को, से कोई स्पेसिफाइड एरिया में हम बिजनेस सेटअप लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रूरल एरिया में हम कम कर रहे हैं, SEZ में कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमें फिक्स असेट्स की परचेज में ग्रांट देती है। गवर्नमेंट हमें कुछ एक्सपेंसेस के लिए भी ग्रांट देती है। तो पहले तो हमें ये देखना है ग्रांट हमें किस पर्पस के लिए मिली। अब जिस पर्पस के लिए मिली है अकॉर्डिंगली वो उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में जाके इनफ्लो की तरह ट्रीट होगी। तो पहला पॉइंट इसमें ले लेते हैं, रिसीव फॉर प्लांट, पीपी बोल देते हैं, रिसीव फॉर पीपी और एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक ही बात है। या लैंड खरीदने के लिए मिली, जब पीपी लिख दिया है तो सब कुछ उसमें आ ही गया ऑटोमेटिकली, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, लैंड के लिए, पीपी के लिए या एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये कहाँ जाना चाहिए? इट इज इनफ्लो, पहला तो कंफर्म, एन इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इज इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान रखना डबल ना हो जाए। वी परचेज अ मशीन ऑफ 50 लाख रुपीज और फिर साथ में दिया है रिसीव अ ग्रांट ऑफ 15 लाख रुपीज फ्रॉम गवर्नमेंट, तो हमारा कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, पहले आपने परचेज ऑफ प्लांट में 50 लाख का कैश आउटफ्लो डाल दिया, अब उसमें 15 लाख का इनफ्लो डालेंगे, ठीक है। नेट ऑफ करके लिया है तो पहले ही 35 लाख ही लिया है तो फिर वो ऑलरेडी नेट ऑफ हो गया, लेकिन हमें स्पेसिफाई करना है इसलिए हम दोनों दिखाएंगे। जैसे ही हम असेट खरीदते हैं हम असेट को उसी पूरे अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं और जब हमें ग्रांट मिलता है तो उस ग्रांट से हम असेट की कॉस्ट को कम करते हैं। तो पहले आउटफ्लो दिखाएंगे परचेज का और फिर ग्रांट का हम दिखाएंगे इनफ्लो। रिसीट फॉर एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट ग्रांट एक्सपेंसेस के लिए मिली है, इट इज इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
थर्ड पॉइंट, received as promoter. Government grant received as promoter. Government is giving grant and becoming the promoter. तो एक तरह से ये तो फाइनेंस आया ना हमारे पास. एक तरह से प्रमोटर यदि हमें दे रहा है तो एक तरह से हमारे पास फाइनेंस आया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा. It will be inflow of financing activity. It is inflow of financing activity. ग्रांट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेगा. हमें ग्रांट मिलती है, एक तो ग्रांट को हम कॉस्ट को रिड्यूस करने के काम में ले सकते हैं, या फिर हम उस ग्रांट को, गवर्नमेंट ग्रांट को असेट की तरह ट्रीट करें और उसे अमोर्टाइज कर दें, मतलब इनकम की तरह ट्रीट कर लें. हम असेट में ना लेके उसे इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं. जैसे ग्रांट रिसीव्ड हुई, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट का क्या करोगे सर? ग्रांट रिसीव्ड हुई, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट. एंड वेयर यू आर टेकिंग दिस गवर्नमेंट ग्रांट, हाउ यू आर ट्रीटिंग दिस गवर्नमेंट ग्रांट? सर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट. तो एंट्री हो जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू असेट. वहां से उसको असेट की वैल्यू को कम कर दिया. सर हम इसे इनकम मान रहे हैं, हम इसे इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनएल में क्रेडिट कर रहे हैं. अब पीएनएल में क्रेडिट कर रहे हो, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं. असेट के लिए मिला है तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है. तो इनफ्लो तो इन्वेस्टिंग का ले लिया, फिर पीएनएल में क्या कर रहा है? तो वही हो गया क्या? एलिमिनेशन. तो पीएनएल में यदि हमने इसको इनकम मान लिया है तो इनकम में से माइनस करेंगे. अमोर्टाइज्ड गवर्नमेंट ग्रांट. डिडक्ट फ्रॉम operating activity. It should be deducted from operating activity. Amortized government grant. The government grant से related 4 points. और बाकी तो आप जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट आएगी, क्वेश्चन बाय नया पॉइंट मिलेगा तो हम नोट्स में अपडेट करते चलेंगे. बस एक चीज़ और नोट करवाना चाह रहा हूँ. अच्छा, जैसे कॉल्स इन एरियर चल रहा था और ड्यूरिंग द ईयर कॉल्स इन एरियर रिसीव हुआ, इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग. तो ये चीज़ें तो बहुत क्लैरिटी में है हमारे पास. एक चीज़ और नोट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या होगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या डिफरेंट होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देती है तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देती है तो उसका बिजनेस ऑपरेशन है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन देती है उस पे उसे इंटरेस्ट मिलता है तो भी वो ऑपरेटिंग. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने सरप्लस फंड को, जो डिपॉजिट्स उसने लिया, उसके सरप्लस फंड को कहीं इन्वेस्ट करती है, ये भी ऑपरेटिंग. ये सब ऑपरेटिंग. तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते हैं. लोन गिवन, ऑपरेटिंग.
interest received on loan. Operating. ये आउटफ्लो होगा, ये इनफ्लो होगा. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग. आउटफ्लो. अपनी सब्सिडियरी कंपनी को लोन देती है. लोन टू सब्सिडियरी. सोचो, अपनी सब्सिडियरी कंपनी को इसने लोन दिया, एडवांसेस दिए. तो ये किसी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इट इज इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो. सब्सिडियरी कंपनी को लोन देना एक तरह से सब्सिडियरी कंपनी में फाइनेंस करना. तो इस सब्सिडियरी कंपनी के लिए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, और लोन देने वाली कंपनी के लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया. एडवांस टू सप्लायर. अपने सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर रही है. कोई भी कंपनी, इट्स नॉट, इसको यहां मत लिखेगा, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. पहले हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम यहां पे खत्म हो गया. ये सारे पॉइंट एक बार वापिस चेक कर लीजिए. यहाँ तक हमने परचेज तक किया, डायरेक्ट मेथड, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ नोट किए रिलेटेड टू सम डिफरेंट इश्यूज. और फॉर नाउ हमारे सारे कंसेप्ट ऑफ कैश फ्लो कंप्लीट. और अब पहले कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और फिर देखेंगे कोई भी नए पॉइंट्स मिलेंगे तो हमने और रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे. आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. तो एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन. कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं हमारी जो हमें बैंक अकाउंट से मिली हैं कंपनी के, और हमें ये बताना है कि उसे हम कौन से एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे. सम इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक अकाउंट, आपको ये बताना है कि वो कौन सी एक्टिविटी में इंक्लूड की जाएंगी. लोन एंड एडवांसेस कौन से? नॉन फाइनेंशियल कंपनी. ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात हो रही है. नॉन फाइनेंशियल कंपनी के बैंक अकाउंट से कुछ इंफॉर्मेशन आई है, देखिए किस में जाएगी. लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम. इनको हमने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं और उनसे हमें इंटरेस्ट इनकम हुई है. लोन गिवन टू सप्लायर, लोन गिवन टू सप्लायर, सप्लायर को लोन दिया है. सप्लायर को बेसिकली हम लोन देते नहीं हैं, सप्लायर को हम एक तरह से एडवांस देते हैं.
तो सप्लायर को यदि हमने एडवांस दिया है तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? बिजनेस ऑपरेशनल पर्पस, ऑपरेटिंग का कैश आउटफ्लो। लोन गिवन टू एम्प्लॉय, लोन गिवन टू एम्प्लॉय, अगेन ऑपरेटिंग, क्योंकि एम्प्लॉय भी ऑपरेशनल पार्ट है ना। देखो समझने का तरीका वही सिंपल है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इज डिफरेंट, लेकिन रेसिड्यूल सारा वैसे भी ऑपरेटिंग। लेकिन बिजनेस, मेन बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटी के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी मूवमेंट है तो वो ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। एम्प्लॉय बिजनेस ऑपरेशन का ही है तो उसको लोन दिया है वो भी ऑपरेटिंग। टू इस सब्सिडियरी कंपनी, अभी बता दिया सब्सिडियरी कंपनी को लोन दिया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडियरी स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट किया और उस पर डिविडेंड रिसीव हुआ है, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड फॉर द ईयर, फाइनेंसिंग। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, एडवांस गिवन टू सप्लायर कौन सी एक्टिविटी का था? ऑपरेटिंग। और यहां पे हमें उसी पे इंटरेस्ट अर्न हुआ वो भी ऑपरेटिंग होगा और उससे रिलेटेड टीडीएस होगा वो भी ऑपरेटिंग होगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स बाय फायर डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS3। हाँ किसका है ये? असेट का, असेट का है तो इन्वेस्टिंग। तो ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं स्ट्रेट अवे। क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज देयर। क्या क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। इज देयर एनी चेंज इन शेयर कैपिटल? नो। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 क्या दिया है? P&L। तो विल स्टार्ट फ्रॉम 40,000, किस में आएगा? ऑपरेटिंग में। पॉइंट नंबर 3 लोन्स एंड बोरोइंग्स, नोट नंबर 3 डिबेंचर में इंक्रीज, हाँ डिबेंचर में इंक्रीज। इशू ऑफ डिबेंचर कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग में। और उसी के साथ साथ इंटरेस्ट 10%, ये भी फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। और इसमें कैलकुलेशन के लिए इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 5 लाख पे और 750 पे, 750 पे। assuming increase at the start of the year, whatever change is taken place, assuming that change has been taken place at the start of the year। तो हमने स्टार्ट में इशू कर दिया होगा तो हमें पूरे डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना रहेगा। तो ये ऑपरेटिंग में वापस एलिमिनेट होगा और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। अदर करंट लाइबिलिटी, अनपेड इंटरेस्ट, अनपेड इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे? इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट बनाएंगे और वहां से पता चलेगा हमें कि हमने इंटरेस्ट एक्चुअली पे कितना किया। इस क्वेश्चन को कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2। छोटा सा क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। Do we have provision for tax? No? तो यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,000।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 75,000, 7,50,000 पे 10%। नीचे आएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। इंटरेस्ट पेएबल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन nil to balance CD 5,000, to बैंक बाय P&L में कितना 75,000, दैट मीन्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000। ऑपरेटिंग में रिवर्सल कितना 75 और फाइनेंसिंग में आउटफ्लो कितना 70,000। अब यहां तीनों एक्टिविटी साथ में बनाते चलोगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। बार बार क्वेश्चन को पढ़ने नहीं जा रहे हैं हम कि एक ही चीज़ को हम 2 बार 3 बार वापस बार बार देखें कि इसमें से ऑपरेटिंग का निकाल लिया तो यहाँ पे फाइनेंसिंग में आ जाएगा इंटरेस्ट पेड 70,000 नेगेटिव और इशू ऑफ डिबेंचर 2,50,000 पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर करंट लायबिलिटी डन। असेट्स, असेट्स में पहला इंटेंजिबल असेट पॉइंट नंबर 5, गुडविल रिटर्न ऑफ, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 25,000। क्या करेंगे अमोर्टाइजेशन को ऑपरेटिंग में वापस प्लस करेंगे। amortization of goodwill 25,000, amortization of goodwill 25,000। क्या बात कर रहे हो, इट्स ओवर। तो ऑपरेटिंग में हमारे पास आ गया 140 इनफ्लो और फाइनेंसिंग में हमारे पास आ गया 180 इनफ्लो तो ये एब्स्ट्रैक्ट था सिर्फ इंफॉर्मेशंस को पहचानने के लिए। ठीक, नाउ फर्स्ट कैश फ्लो क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3।
कैश बुक दिया है, इससे तो आसान है, ऐसे ही बता दे। कैश सेल्स, ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेबिट में सारा रिसीप्ट्स है ना, यहाँ सारा रिसीट्स है, यहाँ सारा पेमेंट है, तो ये सारे इनफ्लोज हो गए और इधर क्रेडिट में जो भी है सारे आउटफ्लोज हो गए। बस हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग। इधर आउटफ्लो, कैश परचेज, ऑपरेटिंग, ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग, इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टिंग, पेमेंट ऑफ लोन, फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंसिंग। बोलो ऑपरेटिंग का टोटल। इनफ्लो 140, 175 एंड 50 माइनस 120, 157, 75, 30, 17,000 नेगेटिव। ऑपरेटिंग आ रहा है 17,000 नेगेटिव। इन्वेस्टिंग 2 इनफ्लो और 1 आउटफ्लो, 6,000 पॉजिटिव। फाइनेंसिंग 1 इनफ्लो 2 आउटफ्लो, 15,000 पॉजिटिव। नेट चेंज इन कैश 4,000 पॉजिटिव। एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 1 lakh इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 1,04,000 है। ये कैश बुक के थ्रू तो बिल्कुल आसान, सिर्फ पहचानना है कि वो कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया। बोलो भाई क्या ख्याल। गुड है, इसमें क्या ख्याल रखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कैश समरी। वापस सेम क्वेश्चन, बोलो बताते चलो फटाफट। ऑपरेटिंग, इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग, इनफ्लो, प्लस माइनस लगा देता हूं मैं। ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग प्लस सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टिंग प्लस पेमेंट टू सप्लायर, ऑपरेटिंग आउटफ्लो, पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, पेमेंट फॉर ओवरहेड, ऑपरेटिंग आउटफ्लो, वेजेस एंड सैलरीज, ऑपरेटिंग आउटफ्लो, टैक्सेशन, ऑपरेटिंग आउटफ्लो, डिविडेंड, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। डिविडेंड पेड है, नेगेटिव है ना, पेमेंट में ना, तो पेमेंट में आउटफ्लो ही होगा। और पे करते हैं तो हम शेयर्स पे करते हैं। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, फाइनेंसिंग आउटफ्लो, खत्म। इनफ्लो आउटफ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, फिर ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग माइनस करना है। तो ये थोड़ा सा मजाक हमने कर लिया, अब थोड़ा सा सीरियस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिया है और इन इंफॉर्मेशन से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, जहाँ आपको अब समझना पड़ेगा कि किस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, थोड़ा स्पेस देके क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग। सो क्वेश्चन में टोटल हमारे पास 15 पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, 8 to 10 लाइंस ब्लैंक छोड़ के। इन्वेस्टिंग में 5 to 6 लाइंस के बाद ले लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, हम तीनों एक्टिविटी गाइज साथ में बनाएंगे, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान रखना। हम तीनों एक्टिविटी साथ में बनाएंगे ताकि इंफॉर्मेशन को जहाँ चाहिए वहाँ इमीडिएटली प्लेस करते हुए चलें। सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट विद ऑपरेटिंग हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट चाहिए, तो पहले इंफॉर्मेशन को एक बार रीड कर लिया जाए, समझें प्रॉफिट से जाना है या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किससे जाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन। कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, कैश सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, अमाउंट ऑफ जीपी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का, चेंज इन इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन, वेजेस पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी डायरेक्टली हमें बता रहा है डायरेक्ट से जाना है क्योंकि हमें परचेज, सेल, एक्सपेंसेस सबका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, बैंक लोन रीपेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ट्रेड पेबल्स exceeds the balance on 31st March 21, trade payable on 31st March 20 या 10 exceeds the balance on 31st March 21 by 25,000, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग से 25,000 ज़्यादा है। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट टू क्रेडिटर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स 45, एक्चुअली टैक्स पेड 65, investment of 7 lakh sold during the year at a profit of 20,000, depreciation on fixed assets, plant and machinery purchase on 15th November, cash and cash equivalents opening and closing। अब इन लिमिटेड इंफॉर्मेशन से कैसे आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग का इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग एलिमिनेशन से नहीं डायरेक्ट बन रहा है, और जब ऑपरेटिंग डायरेक्ट बनता है तो उसमें सिर्फ उसी की एक्टिविटी आती है और वो किसी और एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ एलिमिनेशन नहीं होगा, नॉन कैश को या नॉन ऑपरेटिंग को कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ ऑपरेटिंग के बारे में बात करोगे। और ऑपरेटिंग के बारे में बात करते हैं तो हमें 4 इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है कैश सेल्स, और इसमें से हमें लेस करना होता है कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, और लास्ट में टैक्स पेड। ठीक है, अब इनको ढूंढते हैं। व्हाट अबाउट कैश सेल्स, देखिए इधर जीपी रेशो 30% और अमाउंट ऑफ जीपी दिया हुआ है, तो जीपी रेशो कैसे आता है, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स से। तो मैं जीपी को जीपी रेशो से डिवाइड कर दूं तो सेल्स आ जाएगी 382,500, यहीं पे कर देते हैं 3,82,500 डिवाइडेड बाय 30%, 12,75,000 कैश इनफ्लो पॉजिटिव। Second information we need is cash paid to supplier, given है यार, सीधा सीधा दिया गया है
ट्रेड पेबल्स या अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स 4,60,000, 460 नेगेटिव. कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, ये रहा सीधा सीधा. वेजेस पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, दोनों भी डायरेक्टली दिए गए हैं. 492,500 एंड 75,000. वेजेस 492,500, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 75,000, टोटल 5,67,500. कैश फ्रॉम ऑपरेशन बाद में. कैश फ्रॉम ऑपरेशन 2,47,500 पॉजिटिव, लेस टैक्स पेड. टैक्स पेड ये रहा गिवन है. टैक्स पेड, पेड अमाउंट लेना है 65,000. $182,500. It's cash flow from operating activity. ओके गाइस, किसी को कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो बताएं प्लीज. देख लीजिए इसको एक बार. ऑपरेटिंग डन. इस ऑपरेटिंग में किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलिएगा प्लीज. नो इंफॉर्मेशन जो काम में आ चुकी है उनको मैंने मार्क कर दिया. ओके, नाउ कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में यहां बात करते हैं. ओपनिंग इन्वेंट्री इज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री. इज इट रिलेटिव यूजफुल, कहीं काम में आएगी? सर ये क्यों दी है? सर यदि परचेजेस मिसिंग होती तो COGS और ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री को यूज करके हम परचेज निकालते. परचेज मिसिंग है सर, अब परचेज क्यों निकालनी थी? क्रेडिटर्स का पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए. बट क्रेडिटर का पेमेंट भी दे रखा है तो क्रेडिटर के बैलेंस का भी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग परचेज निकाल, क्या करना है? क्रेडिटर का पेमेंट चाहिए था ना. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए बहुत सिंप्लीफाई हो गया चीजें कि मुझे 4 चीजों की जरूरत थी. कैश, सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. इसने बोल दिया सारी कैश सेल्स होती है तो कैश सेल्स आ गया. सेकंड, पेमेंट फॉर सप्लायर एंड पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, वो दोनों भी डायरेक्टली दे रखे हैं. और चौथा, पेमेंट ऑफ टैक्स, वो भी डायरेक्टली दे रखा है. अब ये जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके बाद जब हमने इनको यूज कर लिया तो इसके बाद
किसी भी ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन का कोई भी यूज नहीं बचा हमारे पास, कोई भी यूज नहीं बचा। ये भी काम की खत्म। ठीक है, चलिए अब आते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। पहले तो आप लाइन से चलते हैं, एक एक क्या दिया है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनेंसिंग आउटफ्लो डाल दीजिए फाइनेंसिंग में, डिविडेंड पेड कितना, 30,000 नेगेटिव। बैंक लोन रीपेड एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अलग अलग दिखा दे। बैंक लोन रीपेड 2 लाख और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 15, कौन सी एक्टिविटी, दोनों फाइनेंसिंग। अब इसका ऑपरेटिंग से कोई भी लेना देना, क्योंकि ऑपरेटिंग किससे बनाया, डायरेक्ट मेथड से। यदि इनडायरेक्ट से बनाते तो इस इंटरेस्ट को उधर वापस प्लस करना रहता, अभी तो हम डायरेक्ट से बना रहे हैं, तो अभी सिर्फ फाइनेंसिंग के बारे में सोचो। लोन रीपेड 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000, investment of 7 lakh sold during the year at a profit of 20,000, sale of investment amount, sale of investment का amount किसमें आएगा, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग अमाउंट। यस, 7,20,000 सेल कितने में किया, 720 में ना। इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, दैट मीन सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 7,20,000, इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट, सर ये तो परचेज ऑफ असेट के लिए चाहिएगा, देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, सीधा सीधा ही दे दिया इसने, परचेज ऑफ प्लांट 2,50,000, इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ पीपी 250। क्या प्लांट एंड मशीन का अकाउंट बनाएं, सर सेल निकालने के लिए बना सकते हो, चेक करने के लिए बना सकते हो, बट बना ही नहीं सकते क्योंकि प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ ही नहीं है। तो इस डेप्रीशिएशन के पॉइंट का कोई भी यूज नहीं बचा हमारे पास, सारी इंफॉर्मेशन खत्म। खत्म करो। इन्वेस्टिंग में आ रहा है आपका 4,70,000 पॉजिटिव कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग में 245 नेगेटिव कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। नेट चेंज इन कैश हाउ मच, कैसे यार बेटा, अच्छा हाँ 4,07,500 पॉजिटिव, एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, here it is 2 lakh, this will be closing balance of cash and cash equivalent 6,07,500. Yes, it is.
ठीक है, ऑल गुड। इंफॉर्मेशन से कैसे बनाना है कैश फ्लो, ये सिर्फ आपको मैंने यूज करने का तरीका, सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं बिल्कुल। इंफॉर्मेशन से कैसे बनाना है और कैश बुक से कैसे बनाना है, और तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशंस बढ़ सकती हैं। ये बहुत आसान से क्वेश्चंस थे, सिर्फ पैटर्न समझने के लिए। तीनों पैटर्न पे एक एक क्वेश्चन देखा हमने, छोटा छोटा सा। ये तीनों बहुत आसान से सवाल थे हमारे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। दो बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, एक इनकम स्टेटमेंट पूरा, और उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये इनडायरेक्ट मेथड से मांग रहा है, तो समाउ ये थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गई हमारी, जहां पे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट गिवन हो और वहां से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। इनडायरेक्ट मेथड बोल रहा है, सेल्स, COGS, इन सब का कोई यूज नहीं। इनडायरेक्ट मेथड कहां से स्टार्ट होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, नॉट आफ्टर टैक्स से। आफ्टर टैक्स होता है तो बिफोर टैक्स बनाते हैं हम उसे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होता है। मेरे पास क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स है? ये रहा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इनकम टैक्स माइनस किया और फिर उसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल है, तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लेके भी शो करके चल सकते हैं बिफोर टैक्स बना के, और डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी चल सकते हैं। ये तो हो गया इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट की रेलिवेंसी क्या है, कहाँ कहाँ इनकम स्टेटमेंट और काम में आ रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम इस इनकम स्टेटमेंट से काम में लेंगे। जो भी चीज़, जैसे डेप्रीशिएशन मिला, डेप्रीशिएशन मिला, अदर इनकम मिली, अदर इनकम में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कौन सी एक्टिविटी का है? फाइनेंस का, जो कि गलती से किस में है? ऑपरेटिंग में, प्रॉफिट में। देन इन्वेस्टिंग, और ये नॉन कैश, डेप्रीशिएशन इज नॉन कैश। मिल गए हमारे पास यहां से बहुत सारे पॉइंट्स। इनकम स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड में इसी पर्पस के लिए काम में आता है कि जहां से आपको ढूंढना रहता है आपके काम का इंफॉर्मेशन। तो हमें यहां से हमारे काम की इंफॉर्मेशंस मिल गए, और ये टैक्स पेड मिल गया, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन, प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, प्लांट का अकाउंट बनेगा। इन्वेस्टमेंट्स में चेंज आया है तो इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनेगा, जिसके बारे में भी इफ एडिशनल इंफॉर्मेशंस आर गिवन ना, उसका अकाउंट बना लेना है। इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट, ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल का पार्ट, वर्किंग कैपिटल का पार्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्किंग, डायरेक्ट में तो वहां पे जाता है, इनडायरेक्ट में ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट हो गया। शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग, रिजर्व एंड सरप्लस। भैया देखो रिजर्व एंड सरप्लस कितना प्रॉफिट बना था हमारा आफ्टर टैक्स? 16,000। तो यही यहां पे दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा,
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ और भी इंफॉर्मेशन हिडन है। करंट पिछले साल का प्रॉफिट कितना था भाई? 132। इस साल कितना और कमाया? 16। तो 148 होना चाहिए। दिख रहा है कितना? 140। 8,000 कहां गया? एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट का कुछ ना कुछ एप्रोप्रिएशन हुआ। एप्रोप्रिएशन के मेन आइटम्स डिविडेंड, बोनस इशू, ट्रांसफर टू रिजर्व या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं एप्रोप्रिएशन के। तो ये 8,000 रुपीज गायब दिख रहे हैं हमें। अब ये 8,000 जो गायब हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं इंफॉर्मेशन के अंदर होंगे, हिडन होंगे, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढेंगे अभी। बॉन्ड्स, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, इनकम टैक्स पेबल, प्रोविजन, इससे हमें टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसका लेजर बनेगा। इन्वेस्टमेंट्स खरीदे गए, बेचे भी गए, प्लांट खरीदा गया, बेचा भी गया, बॉन्ड्स इशू किए गए, बॉन्ड रीपे भी किए गए, शेयर्स इशू किए गए, डिविडेंड पे किया गया, मिल गया 8,000 रुपए। ये मिल गया वो एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट 8,000 रुपए। कंफर्म करना जरूरी है हर अमाउंट को डबल एंट्री से। ओके, फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फिर यहाँ पे लास्ट में स्टार्ट वर्किंग नोट। ऑपरेटिंग जब भी आप बनाएं एक अच्छा सा स्पेस रखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मोर देन हाफ और 3/4 पेज तक का यूज़ कर लें, 3/4 पेज यूज़ कर लें, और नीचे सिर्फ 5 to 6 लाइन्स इन्वेस्टिंग के लिए छोड़ें, एक पेज पूरा उसी में चला जाए। ऐसा नहीं करेंगे तो पहले फिर आप ऑपरेटिंग बनाओगे, फिर इन्वेस्टिंग बनाओगे, और वो टाइम बहुत ज़्यादा खाएगा। तो बेटर है 3/4 से ज़्यादा पेज आप ऑपरेटिंग के लिए यूज़ कर ले, 1-2 लाइन बच जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिंग 5-6 लाइन, 7 लाइन्स, एंड देन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में भी 8 to 10 लाइन्स ब्लैंक छोड़ दें, और फिर वर्किंग नोट, क्योंकि पहले हमें वर्किंग नोट बीच बीच में बनाने पड़ेंगे। तो विल प्रिपेयर ऑल वर्किंग नोट फर्स्ट, ताकि इंफॉर्मेशंस रेडी हो जाए हमारे पास, और फिर हम फटाफट अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करते चलें। पहला वर्किंग नोट, टैक्स पेएबल। Buy balance brought down, to balance brought down, tax provided, tax paid। देखते हैं, टैक्स पेएबल, ओपनिंग 5, क्लोजिंग 3, टैक्स प्रोवाइडेड, पेड कहाँ दे रखा है? स्टेटमेंट में कभी भी पेड नहीं आता बाबू, P&L में हमेशा प्रोवाइडेड आता है, P&L में हमेशा प्रोवाइडेड आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स आता है P&L के अंदर।
पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं आता कभी भी पी एंड एल के अंदर। तो वट एवर अमाउंट ऑफ टैक्स इज गिवन इन पी एंड एल, इट इज प्रोवाइडेड, टैक्स प्रोवाइडेड। कितना प्रोवाइडेड? 7,000, पी एंड एल में 7,000, बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड 9,000। ठीक है। दूसरा वर्किंग नोट, प्लांट और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, प्लांट अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, opening balance of plant 55,715 and closing 505 7,15,000. Depreciation 68,103 68 1,03,000। याद आ रहा है ना बचपन का? नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन ऑफ करंट ईयर जो हमें मिला कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से 37,000। यहां आएगा टू प्लांट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑफ सोल्ड प्लांट, जिसकी यहां पे डबल एंट्री होगी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। क्या आ रहा है अमाउंट? कितना? 2,000। ये 2,000 का डबल एंट्री। ऐसे करते हैं। ओके, अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। परचेज ऑफ प्लांट 1,20,000, परचेज मिल गया प्लांट का टू बैंक 1,20,000 और प्लांट कॉस्ट 10,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन ऑफ 2,000 सोल्ड फॉर 5,000। ये 2,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन इसने बोला और वो हमने ऑलरेडी निकाल भी लिया, मैच कर रहा है हमारा बिल्कुल। ठीक है, तो 10,000 का प्लांट था, 2,000 एडी, 5,000 में बेचा। सेल वैल्यू ऑफ प्लांट बाय बैंक 5,000, तो कितना लॉस हो गया? 3,000 का बाय पी एंड एल 3,000। अच्छा, ये 3,000 का लॉस यहां से मिल रहा है और ये लॉस पी एंड एल में गया है, तो ये पी एंड एल में से भी तो मिल सकता था। ये देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये यहां भी है, ये यहां भी है और ये यहां भी है। का मतलब हो सकता था नीचे वो इंफॉर्मेशन ही ना दे, तो 2,000 का एडी, 3,000 का लॉस, सेल वैल्यू निकालने को बोल दे। तो ये चीजें यहां से डबल एंट्री बनती हुई आएंगी, ध्यान रखिएगा। मिसिंग कुछ भी हो सकता है, हमें मालूम करके लाना है कि कौन सी चीज कहां से गायब है।
डन है यहाँ तक? तो प्लांट का बैलेंस मैच होना चाहिए, सब कुछ दे दिया तो। प्लांट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, तो प्लांट अकाउंट शुड बी मैच्ड। मैच हो रहा है? नहीं हो रहा? 1 लाख क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन या परचेज? सब परचेज तो हमें दे दी, एक बार पूरा चेक कर लेना भैया। रिवैल्यूएशन होता तो रिजर्व बना हुआ होना चाहिए था, जो कि मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। ईयर ऊपर नीचे तो नहीं लिया है। आओ पॉइंट पढ़ो, मिल गया। Issue 1 lakh of bond at face value of an exchange for plant asset on 31st March। बॉन्ड इशू किए हैं प्लांट के एक्सचेंज में, प्लांट के एक्सचेंज में बॉन्ड इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू 1 लाख है। प्लांट असेट के लिए बॉन्ड इशू किए हैं, मतलब 2 बॉन्ड्स कितने के? मैच हो रहा है? परफेक्ट। ऐसे थोड़ी होगा, कहीं ना कहीं तो मैच करेगा। तो बॉन्ड खरीदे हमने यहां पे, बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखेंगे। तब बॉन्ड की बात हो गई है तो बॉन्ड का अकाउंट बना ही दो साथ में। बाय बैलेंस टू बैलेंस बाय प्लांट 1 लाख। देखो सर, चलो बॉन्ड का बैलेंस देखते हैं। हियर इट इज 245 295। डिफरेंस 50,000 का बैलेंस आ रहा है, यानी हमने बॉन्ड रीपे कर दिए टू बैंक। रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड 50,000 रुपीज। क्या ये बॉन्ड की इंफॉर्मेशन थी हमारे पास? थी सर। रीपेड 50,000 के बॉन्ड इन्होंने दे रखी थी, पर हमने फिर भी निकाल के ले आए कि वहां 50,000 का बॉन्ड रीपे हुआ है। बोल रहा है इशू ऑफ शेयर्स 15,000 ऑफ 10 ईच। शेयर कैपिटल देख लेते हैं। 15,000 शेयर्स इशू हुए हैं 10 ईच, 1,50,000। यस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 115, मतलब ये मैच हो रहा है, तो ये इशू ऑफ शेयर्स का काम भी हमारा हो जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो गया। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। टू बैलेंस बाय बैलेंस इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हियर इट इज 127 115। वैसे तो इसने इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन खुद नहीं दे दी है, पर फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए इसको वेरीफाई कर रहे हैं। परचेज 78 टू बैंक, 78 का परचेज।
सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 1,02,000, कॉस्ट था 90,000 बाय बैंक 1,02,000 और 12,000 रुपीज का प्रॉफिट टू P&L। देखो टोटल मैच हो रहा है क्या? हो गया मैच? परफेक्ट। फाइन। अब एक एक इंफॉर्मेशन को लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स P&L से 23,000। अब जब एलिमिनेशन की बात हो रही है तो P&L बना हुआ ही है ना मेरे पास, तो वहीं से सीधा एलिमिनेशन कर देते हैं हम सारी चीजों का। डिप्रीसिएशन कितना? 37,000 ऐड हो गया। अब देखो ये चारों एलिमिनेट करने हैं, ये चारों यहां से एलिमिनेट करके इनकी रेस्पेक्टिव जगह पहुंचा दो इनको। इंटरेस्ट पेड 23,000 यहां पे एड बैक, और इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में माइनस इंटरेस्ट पेड 23,000 नेगेटिव। साथ में समझते चलेगा डबल काम। इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में वापस ऐड किया क्योंकि P&L के अंदर था, और ये फाइनेंसिंग का आइटम है तो फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया। सेकेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000, ऑपरेटिंग में क्या करूंगा? माइनस, और इन्वेस्टिंग में प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग से माइनस प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का पार्ट है उसके अकाउंट में चला गया, ये वर्किंग नोट में डाल चुके हैं। लॉस ऑन प्लांट ऑपरेटिंग में प्लस 3,000, और ये प्लांट से रिलेटेड था तो प्लांट के लेजर में पहले हम डाल चुके हैं इसको। एक बार P&L देखो, एलिमिनेशन का काम खत्म कर दिया कि हमने? सर सारी फालतू चीजें यहां से हटा दी है, मैं अभी खत्म नहीं करूंगा क्वेश्चन को। अब हम पहले सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। जितने वर्किंग नोट बताएं उनकी सारी डबल एंट्रीज डालते चलते हैं। प्लांट में परचेज एंड सेल, इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी परचेज किए थे हाँ, सेल ऑफ प्लांट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्लांट परचेज 120, इन्वेस्टमेंट परचेज 78, परचेज ऑफ प्लांट 120 गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 78 गया, सेल ऑफ प्लांट 5 और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,02,000। किसी भी एक्टिविटी को अभी क्लोज मत करना जब तक सारी चीजें ना हो जाए, वरना कुछ ना कुछ छूट गया तो प्रॉब्लम करेगा वो। यहां तक ओके? नेक्स्ट, हमारे पास वर्किंग नोट से रिलेटेड चीजें ले लो पहले। प्लांट में बैंक का सारा काम हो गया। बॉन्ड में बैंक आया है, इशू ऑफ बॉन्ड बैंक वाला ही लेना है सिर्फ। इशू ऑफ बॉन्ड 50,000,
फाइनेंसिंग, रीपे था क्या? रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड, $50 नेगेटिव। आते हैं, पहले अपना ये खत्म करते हैं, पहले ये अपना वर्किंग नोट खत्म करते हैं वरना परेशान करेगा। खत्म, वर्किंग नोट के सारे पॉइंट खत्म। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। अब देख लो क्या पेंडेंसी बचा है। प्लांट डन, इन्वेस्टमेंट डन, शेयर कैपिटल में इशू ऑफ शेयर कैपिटल 150, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1,50,000 डन। रिजर्व सरप्लस बॉन्ड, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डिविडेंड पेड 8,000 फाइनेंसिंग, ऑल थ्रू। चेंज इन वर्किंग कैपिटल के लिए इसको करें कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन 16,000, 68,000 प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, देखें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस। इन्वेंट्री इंक्रीज, रिसीवेबल डिक्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन रिसीवेबल, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। अमाउंट बोलते चलो। रिसीवेबल में डिक्रीज 8,000, 4,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्री नेगेटिव और डिक्रीज इन रिसीवेबल एंड ऑल सच थिंग पॉजिटिव। बोलो किसी को कुछ पूछना है? डन। और भी इन्वेंट्री डन, रिसीवेबल डन, प्रीपेड डन। ट्रेड पेबल इंक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना? 7,000 पॉजिटिव। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, ये भी पॉजिटिव। और टैक्स पेड हाउ मच? ये रहा हमारा टैक्स का अकाउंट 9,000, गलती कर रहा है, 9,000 नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। $47,000 पॉजिटिव। इन्वेस्टिंग का टोटल सॉरी हो ही नहीं सकता बेटा। 85,000 नेगेटिव।
फाइनेंसिंग का टोटल 69 पॉजिटिव। फाइनली तीनों का टोटल 31,000 add opening कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये रहा कैश का ओपनिंग बैलेंस 15,000, और जैसे ये ऐड किया यू विल गेट 46,000। Showing this solution completely again, it's our operating. डबल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलोगे ना, हर चीज को मैच करते हुए चलोगे तो कंफर्टेबली एग्जीक्यूट कर पाओगे, बिल्कुल मैच होगा। हमारा प्रॉब्लम यही होता है ना, कोई एक चीज कहीं जाना होता है, वहां गया नहीं गया। ऑपरेटिंग में एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन तो कर दिया, अब उसको रिलेवेंटली जहां भी लेना है, इफ कैश रिलेटेड है तो किसी ना किसी एक्टिविटी में लेना है, और कैश रिलेटेड नहीं है तो किसी की लेजर में जाएगा। तब जब हमने एलिमिनेशन किया, ये सारे देख लीजिए, इन एलिमिनेशन में जो कैश रिलेटेड नहीं था वो लेजर में गया, जैसे डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट और लॉस, और जो कैश रिलेटेड थे ये दोनों, ये इनकी रिलेटिव एक्टिविटी में चले गए। डबल चेक करना है, इंक्रीज डिक्रीज हो गया, टैक्स पेड हो गया, देन am I इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग पे, तो ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें सारी की सारी वर्किंग नोट से मिलके आ गई। वर्किंग नोट जितने भी आप बनाओगे उनमें बैंक रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं आपको, वो आपके कैश फ्लो में पहुंच जाने चाहिए जहां भी बैंक लिखा है, तो उससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि हाँ वर्किंग नोट से बैंक का अमाउंट निकला है, वो किसी ना किसी एक्टिविटी का है, हमें उसे वहां पे लिख देना है। इवन बनाते हुए ही लिख दो, जब वर्किंग नोट बना रहे हो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही आप उन्हें रिलेटिव प्लेस पे, जैसे ही बैंक आया, ओके यहाँ बैंक आ गया, पहले इसको इसकी एक्टिविटी में डाले जाते हैं ताकि बाद में हम भूल ना जाए। फाइन, तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो विद द थर्ड पार्ट, यानी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। चलिए यहां थोड़ा सा होल्ड करते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय।